नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम का दोस्तों ये पेपर है और ये पेपर है हिमाचल प्रदेश एसएससी का, इलेक्ट्रीशियन का है। पावर हाउस इलेक्ट्रिकल के नाम से पोस्ट थी। 11 सितंबर 2022 को ये पेपर हुआ। एक वीडियो आंसर की के रूप में आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ और आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इनमें 120 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उनका लेवल लगभग यही रखा जाता है। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के नोट्स और अपडेट आपको चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कोर्स हम आपको ऐप पर प्रोवाइड करवाते हैं। ऐप में हर मंडे हम फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट भी लेते हैं, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और 20वां सवाल आपके सामने है। 19 सवाल पहले वीडियो में हो चुके हैं, उसे देख सकते हैं। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किस प्रकार के सिग्नल को डिस्प्ले कर सकता है? दोस्तों CRO AC और DC दोनों सिग्नल को एक जैसा डिस्प्ले कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी AC पे भी काम कर सकता है, DC पे भी काम कर सकता है। डिफरेंस इतना है कि AC में जब वो मान दर्शाता है लाइक वोल्टेज का, तो वो पीक टू पीक वैल्यू देता है, जबकि DC में वही मान उसका RMS मान होता है। इतना सा केवल अंतर है। दोलनदर्शी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। सवाल नंबर 21वां आपके सामने है। एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानि किस में नहीं होती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कोई एडी करंट या हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है। कारण क्या है? कारण ये है कि इनमें केवल दो डिस्क होती है। स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं और वो डिस्क ही इनमें पूरी तरह से ऑपरेटिव होती है या काम करवाती है। सवाल नंबर 22वां आपके सामने है कि शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि का उपयोग किया गया, जिनमें पावर फैक्टर का मान 0.5 से कम हो तो वाटमीटर की रीडिंग कैसे कैसी होगी? बहुत सिंपल है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में एक वाटमीटर पॉजिटिव और दूसरा वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग देता है। यानी नेगेटिव वाली रीडिंग को हमें क्या करना होगा, उसके कनेक्शन को उल्टा करेंगे। यानी प्रेशर कॉइल जो होती है जनरली उसके सिरे बदले जाते हैं। प्रेशर कॉइल के सिरे बदलेंगे और रीडिंग सीधी होगी तो उस रीडिंग को हम शो करवाएंगे। सी उत्तर आएगा। यानी एक वाटमीटर विपरीत विक्षेप देगा अगर पावर फैक्टर 0.5 से कम है तो। ऐसी परिस्थिति कब आती है? जब फेज अंतर 60 डिग्री से भी अधिक हो तो ऐसी परिस्थिति आती है। एक वाटमीटर माइनस में रीडिंग देता है, फिर हमें उसके कनेक्शन बदलने पड़ते हैं। कनेक्शन के रूप में हम जनरली प्रेशर कॉइल के सिरे बदलते हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल नंबर 23, कौन सा कैपेसिटर ध्रुवित कैपेसिटर है? ध्रुवित कैपेसिटर दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट ही हो सकता है। डी उत्तर आएगा। विद्युतीय अपघटन प्रकार का जो कैपेसिटर होता है इसकी हमेशा पोलरिटी फिक्स होती है, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव वाला जो कनेक्शन है हमें इसमें ध्यान रखना होता है। एक केबल के लिए आपको अचालक सामग्री का उपयोग करना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? भाई वो सस्ता मिलना चाहिए, लागत कम होनी चाहिए कि नहीं, पेरा वैद्युत सामर्थ्य उसका उच्च होना चाहिए कि नहीं, यांत्रिक सामर्थ्य भी मजबूत होना चाहिए कि नहीं। डी उत्तर आएगा ऑल अबो। उपरोक्त सभी सही है। बहुत सिंपल चीज़ है, आसान क्वेश्चन भी है, क्योंकि जब चीज़ें सामने दिख रही है तो मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई इश्यू था ही नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए ऐसा इंसुलेशन होना चाहिए जो सस्ता भी मिले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्ट्रेंथ भी अधिक हो और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अधिक हो। अच्छा, कोई पूछ ही ले आपसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, तो ध्यान रखना ये केवी पर mm में होती है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई क्या होती है? तो किलोवोल्ट प्रति mm होती है। इसे भी आपको याद रखना है। सवाल नंबर 25वां आपके सामने है दोस्तों, और 25वां सवाल कह रहा है
कि जो प्रेशर केबल होती है वो कहाँ तक यूज कर सकते हैं। दोस्तों जनरली 66 केवी तक ही काम में लेते हैं। स्क्रीन केबल, बेल्टेड केबल, इनमें से 11 केवी 33 केवी तक होते हैं। और ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर केबल अगर पूरा आ जाए तो 132 केवी तक भी काम में ले लेते हैं। लेकिन केवल प्रेशर केबल लिखा हुआ है तो सी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे कि 66 केवी तक ही हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। 26वां सवाल देखिए, इससे भी आसान क्वेश्चन है। कौन सी मोटर है जिसमें स्टेटर और रोटर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान गति पर गतिमान होता है। दोस्तों इस मोटर का नाम है तुल्यकाली मोटर। हम इसे सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं इंग्लिश में। इस मोटर में रोटर और स्टेटर एक समान गति पर गतिमान होते हैं। अब आप जितना चाहें इस मोटर के बारे में चीज़ें याद रख सकते हैं। जैसे इस मोटर में स्लिप का मान 0 होता है, ठीक है। इस मोटर का जो गति रेगुलेशन होता है वो भी 0 होता है। नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का जो मान होता है या अनुपात होता है वो हमेशा इकाई होता है। इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में कई बार पूछ लेता है, वो है सिंपल, ध्यान रखना। बड़ी विशेषता क्या है मोटर की कि यांत्रिक ऊर्जा भी प्रदान कर सकती है और पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इतनी दूर का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर पर विद्युत झटके का प्रभाव निम्न में से किस कारक पर निर्भर करेगा। देखो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन लिख रखा है। ए और सी को आप पढ़ो, क्या कह रहे हैं आपको। प्रवाहित धारा और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में रहने का समय, इन दोनों पर करेगा। जब दोनों पर करेगा तो ऑल अबव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, वोल्टेज अपने आप आ जाएगा। इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि मानव शरीर का प्रतिरोध तो नियत होता है, इसलिए जो धारा है फिर वो वोल्टेज पर ही तो निर्भर करेगी ना। I बराबर V/R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए करंट, वोल्टेज, कॉन्टैक्ट, समय, उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना था। ठीक है, सिंपल सा है, फंडामेंटल क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आराम से आप इसका उत्तर कर सकते हो। पेपर देकर अगर आए हो तो कंपटीशन एग्जाम में आपके सामने आया तो कर दोगे, ऐसा विश्वास भी है। देखिए ज़रा 28वां क्वेश्चन, घरेलू सिलाई मशीन की रनिंग वोल्टेज कितनी होती है। 100 से 150 वाट की मानी जाती है दोस्तों। बहुत बड़ी मोटर नहीं होती है, फिक्स रेटिंग है, सिर्फ याद रख लेना। अगर सीधे सीधे याद रख लो तो ठीक ही है क्वेश्चन, है ना। चलिए 29वां 30वां क्वेश्चन दोनों स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो एक साथ करेंगे। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की जो धारण क्षमता होती है यानी रिटेंटिविटी होती है वो कहाँ काम में लेंगे। दोस्तों रिटेंटिविटी से हम ये डिसाइड करते हैं कि वो अवशिष्ट चुंबकत्व अपने अंदर कितना रखता है। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व बहुत अधिक रखता है तो हम उसे परमानेंट मैग्नेट के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इन्होंने तो ये गलत ऑप्शन दिया है एक तरह से, क्योंकि धारण क्षमता से हम ये डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ काम में ले जाएगा। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व कम है तो फिर हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी काम में ले सकते हैं। इन्होंने ये तो लिखा नहीं कि धारण, हाँ हायर रेटेंटिविटी अगर होती है तो परमानेंट मैग्नेट के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर भी स्थायी चुंबक अगर आपको तैयार करना है तो धारण क्षमता गुण को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन के साथ मैं जाना चाहूँगा यहाँ पर कि यदि हमें एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस मटेरियल में रेटेंटिविटी कितनी है। अगला सवाल देखो 30वां क्या कह रहे हैं, एक सामग्री जो चुंबक से कुछ प्रतिकर्षित हो जाती है। दोस्तों अगर कुछ प्रतिकर्षित हो जाती है तो उसे हम डायामैग्नेट यानी प्रतिचुंबक बोलते हैं। सुनिएगा मैं आपको सारे ऑप्शन बताता हूँ। फेरोमैग्नेट को बोलते हैं प्रबल आकर्षित होना यानी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट लिखेंगे इंग्लिश में। पैरामैग्नेट को लिखेंगे कुछ आकर्षित यानी स्लाइटली अट्रैक्ट लिखेंगे इंग्लिश में। और इसको डायामैग्नेट को लिखेंगे स्लाइटली रिपल्ड यानी प्रतिकर्षित होता है। सवाल नंबर 31 यानी 31वां सवाल आपके सामने है और दोस्तों सिंपल सा उत्तर दिया हुआ है। क्या लिख रहा है
कि एक कॉइल में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? उसके पीछे रीजन होता है सेल्फ इंडक्टेंस। स्व प्रेरकत्व के कारण वो उस चीज़ का अपोज करता है, धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध करता है, और जब परिवर्तनों का विरोध करता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। 32वां सवाल क्या कह रहे हैं आपसे? लेमिनेटेड कोर जो होती है उससे एडी करंट हानि कम हो जाती है। ये बहुत बढ़िया लिखा इन्होंने। ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या हो जाता है उसमें कि एडी करंट हानि कम हो गई। दोस्तों वास्तव में जो कोर होती है हम उनको वार्निश युक्त लगाते हैं। लेमिनेशन का मतलब होता है हल्का हल्का उनका एक तरफ वार्निश का लेपन किया जाता है, और जैसे ही वार्निश का लेपन करते हैं तो वो एक दूसरे से इंसुलेट हो जाती है, और जैसे ही वो इंसुलेटेड होती है देन उनमें कंडक्शन कम हो जाता है, जिससे एडी करंट भी कम उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेमिनेशन एक दूसरे से रोधित होते हैं। शुद्ध हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये रहा ऑप्शन। इंग्लिश की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। चलिए दोस्तों 33वां सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी इकाई एम्पियर सेकंड हो सकती है? गुणा भाग कर दीजिए माय डियर। मुझे तो सिंपल सा याद आ रहा है कि Q बराबर RT होता है। अगर I एम्पियर में और T समय को मैं सेकंड में रखूं तो एम्पियर सेकंड इकाई मुझे तो आसानी से लग रही है। बी उत्तर हो जाएगा आवेश की इकाई हो सकती है। वैसे देखो शक्ति की जूल प्रति सेकंड होती है, और एनर्जी की जो होती है वो अपन शक्ति इंटू समय लिखते हैं, तो वाट सेकंड लिख सकते हो। ठीक है। अगला सवाल, किस सामग्री में ऋणात्मक ताप गुणांक पाया जाता है? दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी एनटीसी की बात कर रहा है ये यहाँ पर। एनटीसी के लिए तो कार्बन के अलावा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तांबा, एल्यूमिनियम और पित्तल ये तीनों मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, और धातुओं में पीटीसी होता है। ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। कार्बन का ही नेगेटिव होता है खाली, यानी ताप बढ़ने से उनका प्रतिरोध घटता है, तो वो कार्बन ही है। 35वां सवाल देखो, ठीक ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? देखो एक तो है ना, आंख बंद करके आप अगर इसका उत्तर करो तब भी सही कर दोगे। कैसे गुरुजी? ये देखो 5 ओम का एक ऑप्शन क्या कह रहा है। हम सब जानते हैं कि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध मान से भी कम होता है। अब यहाँ पर सबसे कम ओम का 10 ओम था, और 10 ओम से भी कम आएगा तो 5 ओम। आप यदि उत्तर देखो तो 10 ओम से कम का ऑप्शन ही एक है। वैसे फिर भी अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे आप में से तो कर लेना। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना था, आपका आंसर आ जाता। ठीक है। एक बार इतना हटा देता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36वां सवाल रोज़ रटवाता हूँ भैया, इससे आसान तो होना ही नहीं चाहिए। कोगिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है? माय डियर, कोगिंग शब्द इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। होता क्या है ये भी शायद आप सभी जानते होंगे। रोटर और स्टेटर का चुंबकीय रूप से लॉक हो जाना। ठीक है। इससे बचाव के लिए हम रोटर को थोड़ा सा स्क्यू यानी तिरछा खांचा बनाते थे, उसको स्लॉट को थोड़ा तिरछा रखते थे। याद आ गया? 37वां सवाल देखो क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? दोस्तों लगभग 1.5 गुना माना जाता है उसके फुल लोड टॉर्क का, क्योंकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है ना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है। दरअसल इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के भी समानुपाती है। वैसे तो आपको याद ही होगा सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है, लेकिन रोटर रेजिस्टेंस के भी समानुपाती होता है। और इस मोटर के रोटर में चालक छड़ें होती है, इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से टॉर्क भी ज़्यादा अच्छा इसका नहीं मिल पाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। SCR जो है वो सिलिकॉन का ही क्यों बनता है, जर्मेनियम का क्यों नहीं बना है?
दोस्तों इसके पीछे आप कई सारे कारण बता सकते हो। ये भी बोल सकते हो कि सिलिकॉन का कम परमाणु क्रमांक उसे अधिक स्थिरता प्रदान करता है, स्टेबल ज़्यादा होगा तो लीकेज करंट कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा सहन कर सकता है, हायर करंट रेटिंग का वो बन सकता है। लेकिन मेन कारण वो ये कि कम परमाणु क्रमांक जो है उसका वो उसे अधिक स्थिरता प्रदान करता है, या फिर यूँ कहें कि वो उसे मोर स्टेबल बना देता है। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सी ट्रांसफार्मर ऐसा है जिसका सेकेंडरी हमेशा बंद रखा जाता है? माय डियर, कितनी बार बताया मैंने, सीटी आएगा। करंट ट्रांसफार्मर एकमात्र ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखा जा सकता। उपयोग से पहले इसकी सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट कर दिया जाता है, अदरवाइज़ दोस्तों इसमें ब्लास्ट हो सकता है। जब इसकी कोर सेचुरेट हो जाएगी तो इसमें ब्लास्ट हो जाता है। डी उत्तर करना था, करंट ट्रांसफार्मर आएगा उत्तर इसका। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखो, 40वां क्या कह रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर में कौन सी साइड पर टैपिंग प्रदान की जाती है? माय डियर, टैपिंग का कारण क्या है आपको ये समझना है। टैपिंग क्यों निकाली जाती है? टैपिंग निकाली जाती है वोल्टेज के मान को आसानी से परिवर्तित करने के लिए। यानी हम चाहते हैं कि आवश्यकता अनुसार मान को हम चेंज कर लें या बदल लें, तो ऐसी सिचुएशन में तो फिर उस साइड ही निकालेंगे ना जहाँ हाई वोल्टेज हो, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज है तभी तो हमें वेरिएशन की ज़रूरत पड़ती है। डी उत्तर आएगा, हाई वोल्टेज साइड पर हम टैपिंग निकालते हैं। धारा का सुरक्षित मान जो मानव शरीर 3 सेकंड तक सहन कर सकता है। दोस्तों वैसे तो 15 मिली एम्पियर तक आराम से काम चल जाता है, लेकिन ये नैनो सेकंड के लिए ही होता है। यहाँ तो 3 सेकंड की बात कर रहा है, तो 3 सेकंड के लिए तो 9 मिली एम्पियर इसका ऑफिशियल आंसर रहेगा। एग्जैक्ट उत्तर जो है वो है इसका 9 मिली एम्पियर, कि 9 मिली एम्पियर को वो 3 सेकंड तक सहन कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, 9 मिली एम्पियर पर भी हो सकती है। और ये तो बार बार करवाया मैंने। 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर किसके बराबर है? 1 लक्स के बराबर होता है ना। प्रदीप्ति का 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर 1 लक्स होता है। सिंपल उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। और 500 वाट का लैंप 2.5 घंटे में एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा? तो 500 वाट का लैंप 5 घंटे में कितनी करेगा? तो ये 2.5 यूनिट आएगा। कैलकुलेट कर लेना, इसका सिंपल उत्तर है, क्योंकि 500 × 5/1000 करोगे तो आपको भी उत्तर इसका सिंपल सा है, जो कि साफ साफ नज़र आ रहा है। 44वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। सोडियम वेपर लैंप में इग्निटर का काम पूछा है। देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, आग लगाना। डी उत्तर आएगा। जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, यानी शुरुआत करने के लिए सोडियम वेपर लैंप को हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में होता है। इसके लिए फिर वो हाई वोल्टेज जो है वो इग्निटर देता है, लगभग 3 किलो वोल्ट तक दे सकता है ये इग्निटर, ध्यान रखना। और इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो पहले भी आ गया था, है ना। स्टार्टिंग में लो होता है और रनिंग में अधिक होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नो लोड पर 0.1 से 0.2 होता है, जबकि रनिंग के समय 0.7 से 0.8 या 0.9 तक भी हो सकता है। तो बस दोस्तों यही करवाएंगे 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। 26 हो गए वैसे तो। लाइक शेयर कर देना, जल्द ही इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। बस आपका रिस्पांस चाहिए। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।